दोस्तों नमस्कार। आप कहां पर खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं? चुनाव का मौका है, तय आपको करना ही होगा। जैसे ही जिक्र इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का होगा यानी ईडी का होगा, आप तय करें आप किस तरफ खड़े हैं। जिक्र अगर मोदी और अमित शाह का होगा तो भी आप तय कीजिए आप किस तरफ खड़े हैं। और जिक्र अगर अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा तो भी आपको तय करना है आप किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि चुनाव का मौका है। और इस मौके के बीच में ईडी ने छापा मारा। राजस्थान के भीतर एक दो जगह नहीं बल्कि दर्जनों जगहों पर छापा मारा, लेकिन कहां पर छापा मारा और किसे नोटिस दिया, इसको लेकर जयपुर से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। क्योंकि नोटिस थमाया गया अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को और कहा गया कल आप दिल्ली आ जाइए, दस्तावेजों की फहरिस्त आपको भेज रहे हैं, इन फहरिस्त का जवाब देने के लिए दिल्ली आइए और आना ही है। पिता अशोक गहलोत या राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेटे को लेकर बयान दे या ईडी को लेकर बयान दे या फिर राज्य में पड़ रहे दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर छापों को लेकर जवाब दे, मसला राजनीतिक है, चुनावी है या फिर वाकई स्कैम का है, या इस दौर में वोटरों की मानसिकता क्या हो चली है, उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश हर तरफ से हर कोई कर रहा है क्या? क्योंकि जब अशोक गहलोत कहते हैं कि ईडी को चुनाव चिन्ह बीजेपी का हो जाना चाहिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं अब यह पन्ना प्रमुख की भूमिका में ईडी आ चुकी है। लेकिन एक सवाल और बड़ा है राजस्थान को लेकर। राजस्थान के भीतर पेपर लीक के मामले में प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनके घर पर छापा पड़ा, उनके सरकारी निवास पर, उनके निजी निवास पर, उनके दफ्तर में, यानी उनसे जुड़े हुए 6 जगहों पर छापा पड़ा। और उनके साथ ही कल ही जो व्यक्ति कल तक निर्दलीय एमएलए था, वह जब प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होता है तो आज उसके घर भी छापा पड़ता है। और उसके घर ही नहीं बल्कि उसके दफ्तर में, उसके पेट्रोल पंप पर, ओम प्रकाश हुड्डा, तमाम जगहों पर छापा पड़ता है। और सवाल यह निकल कर आता है, एक तरफ अशोक गहलोत के बेटे, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं की फहरिस्त, और एक झटके में आज ही के दिन सबको एक दायरे में लाकर खड़ा कर दिया ईडी ने या दिल्ली में बैठी सरकार ने। राजनीतिक तौर पर निशाना साधा जा सकता है, लेकिन हमने आपसे कहा यह चुनाव का वक्त है। आज इसकी संवेदनशीलता को जरा समझिए और इस संवेदनशीलता के आश्रय जरा राजस्थान के वोटरों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में तकरीबन 5 करोड़ 26 लाख वोटर हैं, जिसमें 40 बरस से कम उम्र के वोटरों की तादाद 2 करोड़ 73 लाख है। इसमें भी पहली बार वोट जो देंगे 18 से 20 साल, उनकी जो तादाद है वो 22 लाख 6 हजार है। लेकिन जिनकी उम्र 20 से 29 साल है, यानी वह तबका जो इस दौर में नौकरी चाहता रहा, नौकरी नहीं मिली, वह तबका जो नौकरी के लिए पेपर देने जाता था और पेपर लीक हो जाते थे, उस तबके के भीतर के उस आक्रोश को भी समझना होगा। इसीलिए हमने कहा राजनीति में टाइमिंग बड़ी मायने रखती है। और सवाल है कि राजस्थान के भीतर अगर 1.5 करोड़ के लगभग युवा तबका वोटर के तौर पर मौजूद है, जिसे इस विधानसभा चुनाव में वोट देने हैं, तो उसका दूसरा सच यह है कि 17 पेपर लीक हुए, उससे जुड़े हुए 70 लाख से ज्यादा युवाओं के भीतर आज भी राजस्थान में आक्रोश है। उस आक्रोश में वह न्याय चाहते हैं, जिस आवाज को किसी दूसरे या बीजेपी के नेता ने नहीं उस रूप में उठाया जितना कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट ने उठा दिया। और उसकी एक तस्वीर और एक बानगी हम आपको आज दिखाना चाहते हैं कि मई के महीने में जब सचिन पायलट इसी पेपर लीक के मामले को लेकर निकले थे, जिस पेपर लीक मामले में आज राजस्थान में छापे पड़ रहे हैं, तो एक क्षण के लिए देखिए वो भीड़, वह लोगों का उत्साह, वह युवाओं का गुस्सा, उनके भीतर का नारा, और उस शोर शराबे के बीच जरा राजस्थान के इन युवाओं को पहले समझ लीजिए, तब उस राजनीति के पन्ने को पलटेंगे हम, जिसका इंतजार आप कर रहे हैं कि दरअसल ये आप खड़े कहां पर होंगे। तो पहले इस
भीड़ को देखिए जो पेपर लीक के खिलाफ सचिन पायलट के साथ खड़ी थी। बकायदा कड़ी धूप उस वक्त हुआ करती थी मई के महीने में, 15 तारीख मई का महीना। जरा देखिए इसे। अब आप सोचिए सचिन पायलट के साथ इन युवाओं की मौजूदगी का मतलब क्या है, और इन युवाओं के साथ अगर इनके परिजनों को भी जोड़ दीजिएगा तो संभवतः जो वोट की तादाद है या वोटरों की तादाद है वह 3 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। इतने लोग राजस्थान के भीतर इस पेपर लीक से प्रभावित रहे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि उसके बाद बीजेपी के आक्रोश रैली निकली। उससे बड़ा सवाल है कि उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी आखिरी रैली में पेपर लीक का जिक्र करते हुए न्याय दिलाने तक का जिक्र कर दिया। लेकिन इस दौर में एक सवाल अनसुलझा सा रह गया। जो घपले घोटाले होते हैं राज्य के भीतर में, क्या वाकई उस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करती है या ईडी कार्रवाई करती है? क्योंकि आज भी जब अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने संजीवनी घोटाले का जिक्र किया। संजीवनी घोटाले का मतलब है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैम, जो तकरीबन 900 करोड़ का घपला और इन्वेस्टर्स का माल डूबने की स्थिति। उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। वहां पर राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच शुरू की। गिरफ्तारी करने जा रही थी किसकी? मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी। उस पर रोक लग गई। इस मामले को लेकर अदालत के बाद ईडी और सीबीआई का दरवाजा भी अशोक गहलोत खटखटाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह भी माना जाए कि जो भ्रष्टाचार और जो राज्य के भीतर करप्शन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या सेलेक्टिव वे में होगी? हमने आपसे पहले ही कहा था, आप किस तरफ खड़े हैं यह सोचना शुरू कीजिएगा और आखिर में सोचते हुए तय कीजिएगा कहां खड़े हैं। क्योंकि जब चीजें सेलेक्टिव हो जाती है तो राजनीति उस पर सवार होती है, और इसीलिए ईडी पर राजनीति सवार है क्या, यह सवाल सबसे पहले, क्योंकि एक लंबी फरिस्त है इस दौर में राजस्थान के भीतर मारे गए ईडी के छापे, सीबीआई की जांच प्रक्रिया, आईटी के जरिए पूछताछ की प्रक्रिया। उसमें मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासारा ही नहीं है, ओम प्रकाश हुड्डा जो कल ही कांग्रेस में शामिल हुए। उससे पहले याद कीजिए डॉक्टर ओपी यारोली, राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े हुए सुभाष गर्ग जो आरएलडी से जुड़े हुए हैं, हनुमान बेनीवाल। लेकिन सवाल, इस फहरिस्त को अगर बढ़ाइएगा तो फिर इसमें याद कीजिए जयपुर के सुरेश ढाका, बाड़मेर के भजन लाल विश्नोई, डूंगरपुर के बाबूलाल कटारा, शेर सिंह मीना, भूपेंद्र सारन, राजीव उपाध्याय, राम गोपाल मीणा, सुरेश विश्नोई, धिमनाराम खिलगी, अनीता मीणा, जो बाबूलाल कटारा के बेटे दिवेश कटारा, गोपाल सिंह, गौतम कटारा, विजय डामोर। एक लंबी फहरिस्त है जिनसे पूछताछ हुई है, एक सिलसिला है वहां पर। तो क्या चुनाव का वक्त है वाकई तय ईडी के नजरिए से करना है, मोदी शाह के नजरिए से करना है, या कांग्रेस के नजरिए से करना है, या फिर इन सभी भीड़ में एक तरफ खड़े सचिन पायलट जो अपनी पार्टी के भीतर ही आवाज लगाते हैं कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जो वसुंधरा राजे के काल में करप्शन हुआ? इस दौर में आप नई कमेटी क्यों नहीं बनाते हैं जो पेपर लीक हो रही है? और इसमें छोटे छोटे प्यादों को क्यों पकड़ रहे हैं, उन वजीर को क्यों नहीं पकड़ते हैं? तो क्या यह मान लिया जाए घपले घोटाले राजनीति की जरूरत है? क्या यह मान लिया जाए राजनीति घपले घोटालों की टाइमिंग को देखकर छापे मारती है? क्या यह भी मान लिया जाए जो छापे मारे जाते हैं, जो आरोपी होते हैं, वो जेल तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हर कोई इस हमाम में पड़ा हुआ है? क्या इस आसरे राजस्थान को छोड़ा जा सकता है?
या एक एक करके हर चुनावी राज्य की पन्नों को खोला जाए और बताया जाए कि दरअसल मध्य प्रदेश के भीतर 22 राजनेताओं से जुड़े हुए लोग इस वक्त जेल में हैं? क्या यह बताया जाए छत्तीसगढ़ के भीतर इनकी तादाद लगभग 48 हो गई है? चाहे वो व्यापारी तबका हो, चाहे व्यापारी के साथ अलग अलग बिजनेस में मशगूल हो, चाहे वो उस दौर में कांग्रेस के लिए ही एटीएम का काम कर रहा हो, सबको जेल में डाला गया है, सबसे पूछताछ हुई है। क्या यह बताया जाए कि तेलंगाना के भीतर लगभग 27 लोगों को जेल में डाला जा चुका है? अलग अलग जांच की प्रक्रिया में ईडी की भूमिका, दिल्ली की भूमिका और राज्य में चल रही सत्ता की भूमिका, तीनों अगर कटघरे में लाकर कोई खड़ा कर दे और फिर आपसे सवाल करे कि आप कहां पर खड़े हैं, तो आप कहां पर खड़े होंगे? दरअसल आप अपने साथ खड़े होंगे। और इस नब्ज को कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि हर कोई अगर अपने साथ खड़ा है तो उसके साथ जो भी बेईमानी राजनीतिक सत्ता ने की, जांच की प्रक्रिया में की, सजा ना दिला पाने की स्थिति में करती है और अपने लोगों को बचाती है और इस परिस्थिति में कहती है न्याय हो गया, तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है, इस चुनाव में वाकई आप कहां खड़े होंगे यह एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन आइए, इन पन्नों को आज इसलिए खोलने की जरूरत है क्योंकि हमने जिक्र वोटरों को लेकर भी कर दिया है और ईडी कोई पहली बार वहां नहीं गई। सचिन ने दरअसल जब मई के महीने में पेपर लीक का मसला उठाया, युवाओं को साथ लिया, तो जून के महीने में 27 ठिकानों पर छापा मारा ईडी ने। जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, उदयपुर में, जालोर में, सिरोही में, तमाम जगहों पर छापा मारा। हमने दरअसल राजस्थान की परिस्थिति में एक झटके में हमारी टीम ने इसमें बड़ा शानदार काम किया। उसने कहा कि इस बात का जिक्र कीजिए कि दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया के काल में कितनी राजनीतिक सीटें थी जहां से जुड़े हुए नेता या उन नेताओं के लिए पाइपलाइन से जो पैसा सप्लाई होता था या उन इलाकों में जो स्कैम हुआ उसके दायरे में कितनी सीट आती है और कितनी सीट अशोक गहलोत के दौर में निकल कर आती है। कार्रवाई उस दौर में भी नहीं हुई, कार्रवाई इस दौर में भी नहीं हुई, लेकिन आपको जानना होगा 56 सीटें यानी 56 पॉलिटिशियंस को भी लेना होगा आपको, जो वसुंधरा राजे के दौर में स्कैम के दायरे में जिसका जिक्र छिटपुट तरीके से सचिन पायलट उठाते रहे। और दूसरी तरफ इस दौर में तकरीबन 48 पॉलिटिशियन कहिए, उनके साथ जुड़े लोगों कहिए, वो सभी इस दायरे में आकर खड़े हो गए। हम जब अलग अलग राज्यों में, जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसमें मिजोरम को अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको जानकर हैरत होगी इन 4 राज्यों में 190 पॉलिटिशियन, उनसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़े पैसा देने वाले लोगों की तादाद है जो अपने अपने राज्य और अपने अपने दायरे के स्कैम में फंसे हुए हैं। तो क्या राजनीतिक तौर पर संस्थानों का उपयोग जब हो रहा है, इसीलिए खुले तौर पर अब विपक्ष भी ये कहने से नहीं चूकता और दिल्ली में बैठे हुए जब मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बातों का जिक्र करते हैं कि मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, और इसी बात का जिक्र नए सिरे से अशोक गहलोत भी करते हैं, तो छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान और इन दोनों से पहले तेलंगाना और इन्हीं परिस्थितियों को जीते हुए मध्य प्रदेश के भीतर की छिटपुट स्थिति यह बहुत साफ बताती है कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी सक्रिय क्यों होती है, और अगर यह सक्रिय होती है तो क्या इसके पीछे चुनावी हार है, और चुनावी हार के डर से अगर ये छापे मारे जा रहे हैं और इसके जरिए क्या परसेप्शन वाकई राज्य में बदल सकता है? अगर राज्य में परसेप्शन बदल सकता है, अगर राजनीतिक तौर पर छापे मारे गए हैं, तो दोनों को मिलाकर जरा परखने की कोशिश कीजिए। इस दौर में इतनी कमजोर हो चली है बीजेपी, या बीजेपी के भीतर का कंट्रडिक्शन या उसका अंतर्विरोध इतना बड़ा हो चला है कि वह अपने आप में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए क्या चुनावी हार कांग्रेस को मिल जाएगी, या चुनाव का मौका है इसलिए उसे कहने का वक्त मिल जाएगा कि दरअसल देखिए यह पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर छापे मारे गए हैं। हमें लगता है इसके समानांतर एक लकीर और खींचिए।
इस लकीर का मतलब है, हम जब आपसे जिक्र 190 पॉलिटिशियन और उनसे जुड़े लोगों का 4 राज्यों का कर रहे थे, तो हमारी टीम ने उस रकम को निकाला। कितनी बड़ी रकम है जो इन 4 राज्यों के तमाम स्कैम्स को अगर निकाला जाए तो वो कितनी बड़ी हो सकती है। तब उसके बाद अशोक गहलोत के बेटे पर हम आएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, जानकर आपको हैरत होगी, जिस ईडी के पास कुछ हजार करोड़ के आंकड़ों के आसरे वो लगातार छापे मारती, अगर तमाम स्कैम की रकम को इन 4 राज्यों में जोड़ दीजिएगा तो उसकी संख्या है 59। और 59 स्कैम्स हैं छोटे बड़े चारों राज्यों को जोड़कर, और उसकी तादाद जो है तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के पार चली जाती है। यह शुद्ध रूप से 2.5 लाख करोड़ परसेप्शन नहीं है, यह रकम है जिस रकम के आसरे ये चीजें हो रही हैं। अब इसमें दूसरा सवाल था, यह सारा हंगामा कहीं इस बात को लेकर तो शुरू नहीं हो गया कि आखिर राजनीति अब इतनी तीखी हो गई कि मुख्यमंत्री के बेटे को भी वह नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो सम्मन भेजा गया, जो नोटिस भेजा गया, उसमें 24 घंटे का वक्त दिया गया है। और वैभव गहलोत जो राजस्थान क्रिकेट क्लब से जुड़े हुए हैं, यानी राजस्थान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं इस एसोसिएशन से, इसका मतलब है वो बीसीसीआई के साथ जुड़े हुए हैं। गाहे बगाहे उनकी तस्वीर बीसीसीआई अध्यक्ष शाह साहब जो हैं, छोटे शाह साहब, उनके साथ भी नजर आती है, राजीव शुक्ला के साथ भी नजर आती है। यानी बीसीसीआई से जुड़े हैं तो उन तमाम लोगों की तस्वीर आपको नजर आएगी ही एक साथ। लेकिन उनको जो कहा लिखा गया कागज में, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत कार्रवाई के संबंध में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। एतद द्वारा साक्ष्य देने और अनुबंध में दर्शाए गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए दिनांक, कल की तारीख उसमें दर्ज है 27 तारीख, आप दिल्ली में हाजिर हों। फेमा के तहत यह कार्रवाई की जा रही है और उनको पेश वहां पर होना है। सवाल है उन पर जो आरोप है, वो आरोप उस बात को लेकर है कि क्या मलेशिया की मॉरिशस की एक कंपनी शिवनार होल्डिंग है, जिसके जरिए पैसे की आवाजाही विदेशी ट्रांजैक्शन के जरिए हुई, और उसमें जो ट्राइटोन होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रतन कांत शर्मा हैं, उनके साथ बिजनेस पार्टनर के तौर पर वैभव गहलोत को दिखाया गया दस्तावेजों में। और 2 महीने पहले छापा जब पड़ा जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में, तो कहा ईडी ने, हमारे पास 1,27,00,000 के वो डॉक्यूमेंट हैं जो डिजिटली हैं, हार्ड डिस्क में हैं, मोबाइल में हैं, जो बतलाते हैं कि किस रूप में मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत यह मामला बन सकता है, और इसको लेकर हम आपको पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। आप कहां खड़े हैं? मसला राजनीतिक तौर पर नहीं है। मसला इस दौर का सबसे बड़ा यह हो गया है कि जो करप्शन है वो इस राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा करप्शन भारत के भीतर चुनाव के वक्त ही होता है। यानी जिस दौर में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्ट अधिकारी उस समय हाशिए पर होते हैं, इलेक्शन कमीशन की निगाहों में समूची कार्रवाई हो रही होती है। वो जिसे चाहता है उसे उस कलेक्टर रख सकता है, हटा सकता है, उसने बदल भी डाले। और राजस्थान के भीतर बीते 15 दिनों में लगभग 1200 करोड़ रुपए का कैश और ड्रग्स जब्त भी किए गए। सब कुछ हो रहा है। डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी क्या इसी को कहते हैं? और क्या वाकई इस दौर में राजनीतिक हार से बचने के लिए इसी दौर में कार्रवाई उस भावनाओं को साथ उभारने की है जो वोटर सोच रहा है कि उनको न्याय कब मिलेगा? क्या ऐसी स्थिति में भारत की राजनीति आकर खड़ी हो गई है? क्योंकि यह कोई आसान चीज नहीं है कि 25,000 करोड़ रुपए चुनाव के वक्त में राजस्थान में फूंक दिए जाएंगे, फूके जाएंगे। एवरेज बतलाता है 25,000 करोड़, यह ज्यादा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यह रकम रहेगी, जो लगभग 30 से 40,000 करोड़ तक का बताया जा रहा है। किस रकम को किस रूप में कहां से पकड़ा जाए, उठाया जाए, ईडी के ऊपर तो इस देश की आर्थिक सुरक्षा का जिम्मा है, और विदेशी पूंजी ना आ रही हो, और ये पूरे के पूरे जो मनी ट्रेलिंग होती है और जो पूरा नेक्सस काम करता है, इसको रोकने की जिक्र हो रहा है।
लेकिन फिर हमने कहा चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त राजनीति जब पूरे उफान पर रहती है और उसमें अगर सत्ता को यह महसूस होने लगे कि इसके बाद हम हार जाएंगे या इसके बाद हम जीत जाएंगे, तो यह दोनों परिस्थितियों में इस देश के भीतर का कोई इंस्टीट्यूशन अपने आप को अछूता महसूस नहीं कर सकता है, चाहे वह इस देश के भीतर की कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, यहां तक कि मीडिया की मौजूदगी भी इस पार खड़ी नजर आएगी या उस पार खड़ी नजर आएगी। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियों को भोगने के लिए उसी वोटर को तैयार रहना है जो समझ नहीं पा रहा है हम किधर खड़े हो। क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट यह भी बताती है इन चारों राज्यों में जो पॉलिटिशियंस बनेंगे, जो बने हुए थे, चुनाव मैदान में है, उसमें 98.5% पॉलिटिशियन करोड़पति अरबपति हैं। उसमें से लगभग 67% पॉलिटिशियंस पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने हलफनामे में किया है। किसे चुनेंगे आप? कहां पर खड़े हैं आप? सोचिए, तय कीजिए, और फिर उसके बाद की परिस्थिति में खड़े हो जाइए कि दरअसल यह जयपुर टू दिल्ली या दिल्ली टू जयपुर का जो खेल है वह किसी भी दिशा में, किसी भी रूप में जा सकता है, उसमें कोई मायने नहीं रखता है वो कितनी बड़ी रकम है या कितनी छोटी रकम है। सवाल तो उस आक्रोश का था जो आपने देखा राजस्थान की सड़कों पर सचिन पायलट के साथ शोर और हंगामा मचाते हुए, क्योंकि उनके दिलों में और उनके अपने घर के भीतर में आक्रोश पनप रहा है कि दरअसल ये राजनीति न्याय नहीं देती है, न्याय के नाम पर अपनी राजनीति को साधती है। तो फिर एक बार फिर सोचिए आप कहां खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।